तो आज हम स्टार्ट करें यार हमारा सीए में इंटरमीडिएट पेपर 10 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर, जो आपका कम से कम 10 मार्क का वेटेज रखता है, कम से कम 10 मार्क का वेटेज रखता है। और उसके अंदर जितने थ्योरेटिकल पार्ट है, जितने फॉर्मेचुअल पार्ट है कि सर चैप्टर होता क्या है, इसमें रिकॉर्ड क्या करना होता है, सारा कुछ हम आज के लेक्चर में खत्म कर देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्टार्ट टू एंड तक देखना है। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम पे ऐसे ही आपको बहुत सारे वीडियो मिलते रहेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पेपर 10 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। जैसे कि आपको पता है सर, जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग 50% का है, जिसमें से हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट जो थर्ड चैप्टर है वो एटलीस्ट 10% है, दैट इज 10 मार्क का वेटेज रखता है कम से कम, जिसमें हम आज कम से कम इसके थियोरेटिकल पार्ट सारे सर पढ़ लेंगे। अच्छा देखो, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो एएस क्या फॉलो करता है, 3 फॉलो करता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, मिनिमम 10 मार्क का वेटेज रखता है आपको। जो चैप्टर का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट, कहीं ना कहीं नाम ही बता रहा है कि एग्जैक्टली इस चैप्टर का मतलब क्या होगा। देखो, ऑलवेज थिंक एज अ बिजनेस, तो बिजनेस में हमारे पास कैश या क्या फ्लो चल रहा है, कैश या क्या फ्लो चल रहा है, उसी को एक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करने को हम क्या बोलेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट। बोलने में कितना प्यारा लगा, कितना इजी लगा, बट उतना इजी नहीं कहूंगा मैं। थोड़ा सा इस पर काम करना पड़ेगा, थोड़ा वर्कआउट करना पड़ेगा, थोड़ा इसके अंदर कैलकुलेशन पे फोकस रखना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना पड़ेगा। सिंपल सा मीनिंग में जानना चाहूं तो सिंपल सा मैं बोल सकता हूं सर, बिजनेस में कितना कैश इनफ्लो हुआ, दैट इज कितना कैश आया, और बिजनेस से कितना कैश गया, दैट इज आउटफ्लो हुआ, उन सबको रिकॉर्ड करने को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, कैश फ्लो स्टेटमेंट। चलिए शुरू करते हैं इसके मीनिंग के साथ में। पहले ध्यान दीजिएगा, अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको थ्योरी का कोई भी क्वेश्चन आया, तो आप इस पीडीएफ को या इस आज के लेक्चर को आप यूज कर सकते हैं बड़े इजीली। चलिए देखिए, जो मीनिंग की बात करूँ सर, सबसे पहले मैंने यहाँ मीनिंग लिख के दिया हुआ है, अ कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट शोइंग इनफ्लो, दैट इज रिसीव्स, कितना आया रिसीव्स, एंड आउटफ्लो, कितना पैसा गया, ऑफ कैश ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। बड़ा अच्छी चीज लिखा यहाँ पे, ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, एक पीरियड ऑफ टाइम, फॉर एग्जाम्पल 1 साल का डेटा, तो 1 साल के अंदर कितना कैश इनफ्लो हुआ है और 1 साल में कितना कैश आउटफ्लो हुआ है। तो वो जो डिफरेंस देखना होता है उसी को हम बोलते हैं, जो कितना वो जो डिफरेंस रिकॉर्ड करना होता है उसको बोलते हैं कैश इनफ्लो स्टेटमेंट। सिंपल से क्या बोला मैंने सर, कि हमारे पास कितना कैश इनफ्लो हुआ और कितना कैश आउटफ्लो हुआ, उन सभी को हम एक प्रॉपर रिकॉर्ड करेंगे, उसको क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब इट इज अ वन पार्ट ऑफ फाइनेंस स्टेटमेंट विच इज हेल्प टू असर्टेन कंपनीज परफॉर्मेंस। ये आपने सुना भी रहेगा और सीखा भी रहेगा, अगर आपने फाउंडेशन कंप्लीट किया और इंटरमीडिएट पे आए हो, अदरवाइज आपने ग्रुप 1 में देखा रहेगा। तो सर, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, इट्स अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, जो किसी को याद है क्या कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या एग्जांपल्स आते हैं, क्या क्या चीज़ आती है? सर, हमने सीखा है अपने नॉर्मल कॉलेज बचपन के लेवल पे सर, क्या सर, एक होता है आपका बैलेंस शीट, एक होता है इनकम स्टेटमेंट और एक होता है कैश फ्लो, दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। हाँ, ये भी आता है, बट ये मैं थोड़ा सा इसको साइड में करूंगा, बट मेन इंपॉर्टेंट आपके लिए 3 है। तो सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको ध्यान रखना है बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो और इक्विटी है, बट मेजरली आपका 3 फोकस होता है। अच्छा, ये बता क्यों रहा है, ऑब्जेक्टिव पूछता है कभी कभी इसमें आपको कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कैश फ्लो कवर होता है कि नहीं होता है। अदरवाइज आप थ्योरी अगर लिख रहे हो कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर, तो वहां भी आप इस चीजों को, इन स्टेटमेंट्स को यूज कर सकते हो। अच्छा, थोड़ा और आगे बढ़ा जाए सर, विद द हेल्प ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट द इन्वेस्टर गेट इन्फॉर्मेशन। अच्छा, हम बनाते क्यों है, हम इधर पढ़ तो रहे, हम बना क्यों रहे कैश फ्लो स्टेटमेंट, कुछ चीजें जानने के लिए। किसको जरूरत है इस कैश स्टेटमेंट की, पढ़ेंगे हम लोग आगे। बट एक क्वेश्चन पहले माइंड में आना चाहिए कि सीए में इंटरमीडिएट के स्टूडेंट है, हम ग्रेजुएशन या 11th-12th नहीं कर रहे। एक कॉमन सेंस लगाओ कि हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना क्यों रहे, या फिर हम इसको आगे कहाँ यूज करेंगे प्रैक्टिकल लाइफ में। तो वही चीज सीखने जा रहे हैं अभी हम लोग, इसको यूज कहाँ करेंगे और हम क्यों बना रहे हैं। देखो क्या लिखा है, विद द हेल्प ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट द इन्वेस्टर्स गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑपरेशंस ऑफ कंपनीज। मतलब हम एज अ कंपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट बना के अपलोड कर देंगे, अब उसकी मदद से इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है सोचेंगे। फिर बोल रहा है, एंड वेयर इज द इन्वेस्टर्स मनी इन्वेस्टेड एंड अवेलेबिलिटी ऑफ कैश। मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट कवर किया है, वैसे तो बहुत कुछ है, बट मैंने यहाँ पे 3 मेजरली पॉइंट कवर किया हुआ है।
हम कैश फ्लो स्टेटमेंट, हम मतलब मैं एज बिजनेस सोच रहा हूँ, एज अ बिजनेस हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना देंगे, अपलोड कर देंगे। उसका यूज इन्वेस्टर क्या करने के लिए करेगा सर? तीन चीज पता करने के लिए मेजरली। अब जो कंपनी है उसका इन्वेस्टर सर तीन चीज पता करने के लिए करेगा। फर्स्ट वन, ऑपरेशंस, मतलब जो इन्वेस्टर ने पैसा लगाया इस कंपनी में पैसा कौन से ऑपरेशन कितना कितना खर्चा कर रही है वो पता करने के लिए, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग सर, कि वो कंपनी कहीं और पैसा अगर इन्वेस्ट कर रही है तो कितना कर रही है और कौन से कंपनी में कहाँ इन्वेस्ट कर रही है, इन शॉर्ट कहने पे, समझ रहे हैं? पहला क्या कि इन्वेस्टर का पैसा जो कंपनी में लगाया हुआ है वो कंपनी कहाँ ऑपरेशन में कितना खर्चा कर रही है। सेकंड थिंग, वो कंपनी कहीं और अगर इन्वेस्टमेंट कर रही है तो कितना और क्यों कर रही है, भाई बताओ, रीजन तो होना चाहिए कुछ तो। अच्छा इंटरेस्ट मिल रहा है, अच्छा रिटर्न मिल रहा है, क्या हो रहा है? ओके। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सर, कि कंपनी के पास कितना कैश बैलेंस है एज अ लिक्विडिटी। गॉट क्या बोला चाह रहा हूँ? तो ये तीन मेजर पॉइंट है पता करने के लिए हम क्या बनाते हैं सर? कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या क्या है सर? बिजनेस का ऑपरेशंस, बिजनेस का कंपनी इन्वेस्टमेंट और बिजनेस के पास कैश बैलेंस कितना। ये मेजर तीन पॉइंट है आपका कहने के कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के पीछे का। ओके, थोड़ा और अगर बढ़े हम लोग आगे, तो स्ट्रक्चर क्या है यहाँ पे, कहीं ना कहीं मेन पार्ट आपका ये आता है प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए कि कितने पार्ट में कैश फ्लो स्टेटमेंट डिवाइड है। तो मेजरली मैं कहूंगा तीन पार्ट में डिवाइड है। वन इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सेकंड इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड थर्ड वन इज सर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। देखो हमने जो बैलेंस शीट पढ़ा है, जो हमने प्रॉफिट लॉस पढ़ा है, घूम फिर के उसी में चीजें आने वाली है, बट ध्यान दीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही तीन पार्ट में पूरा का पूरा आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट डिवाइड है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ, कभी कभी पूछ देगा फाइनेंसिंग के ऊपर सिर्फ और सिर्फ, और कभी कभी तीनों साथ में पूछेगा। तो इसलिए आपको इंडिविजुअल भी सम आना चाहिए और आपका ओवरऑल भी आना चाहिए आपको। देखिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तीनों को एक्टिविटी का एग्जैक्टली रोल क्या है इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नाम में समझ रहा है सर, बिजनेस में क्या क्या ऑपरेशन हो रहा है वो सारे एक्टिविटी को रिकॉर्ड करना है। अब देखो यहां लिख के दिया है कैश जनरेशन फ्रॉम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अगर मेरा बिजनेस है प्रोडक्ट सेल करने का तो क्या क्या ऑपरेशंस कर रहा हूं, अगर मेरा बिजनेस है सर्विस देने का तो क्या मैं सर सर्विस दे रहा हूं। तो सारे ऑपरेशन से हमें क्या कैश फ्लो हो रहा है, क्या वो ऑपरेशन से कैश इनफ्लो कितना हो रहा है, आउटफ्लो कितना हो रहा है उस ऑपरेशन की वजह से, वो सारा रिकॉर्ड करने को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं सर? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्या बोलते हैं सर? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेल्स और रेंट मैंने देके रखा हुआ है, तो ये आपके एग्जांपल है ऑपरेटिंग एक्टिविटी के। इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना कैश इनफ्लो कितना कैश आउटफ्लो हो रहा है हमें वो देखना है, ठीक है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नाम समझ रहा है, एज अ कंपनी हम कहाँ कहाँ पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जहां से रिटर्न कमाने की हम कोशिश कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पैसा इनफ्लो आउटफ्लो कर रहे हैं एज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, वो रिकॉर्ड करने को बोलते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। देखिए लिखा क्या लिखा, पढ़ लीजिए। कंसिडरिंग इनकम अर्न फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कंसिडरिंग इनकम अर्न फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, हमने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है वहां से जितना अर्न कर रहे हैं इट्स अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अच्छा मैंने ब्रैकेट में लिखा है एसेट्स पार्ट, आपको समझने के लिए ब्रैकेट में लिख के रखा एसेट्स पार्ट, मतलब जैसे कि एसेट होता है लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी फर्नीचर इक्विपमेंट या इन्वेस्टमेंट, बेसिकली फिक्स एसेट, वो सारे पार्ट अब कहीं ना कहीं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में देखने मिलेगा आगे जाके सम के अंदर। फिर एक आपका एग्जांपल मैंने बता दिया आपको सर, इन्वेस्ट करना अदर कंपनी में। थर्ड वन है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता क्या सर? तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी इज नथिंग बट टू द फाइनेंस करना, लोगों ने फाइनेंस जो किया रहेगा उसकी बात हो रही है यहाँ पे। देखो क्या लिखा है, कंसिडरिंग अर्न कैश थ्रू फाइनेंसिंग एक्टिविटी लाइबिलिटीज पार्ट, बेसिकली लाइबिलिटी के हिस्से को दिखने में, जैसे कि शेयर्स हो गया, डिवेंचर हो गया, अगर 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 किसी पर्सन ने हमारे कंपनी का शेयर्स खरीदा है या किसी पर्सन ने हमारे कंपनी का डिवेंचर बाय किया है, अदरवाइज किसी ने हमें लोन दिया है या डिविडेंड हम पे कर रहे हैं, तो वो सब किस में आने वाला है सर? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आने वाला है। इज दैट क्लियर क्या बोलना चाह रहा हूँ? तीन पार्ट के एक्टिविटीज है, ध्यान दीजिए। वन इज ऑपरेटिंग, सेकेंड इज इन्वेस्टिंग और थर्ड वन इज सर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है कैश फ्लो कितना हुआ ऑपरेटिंग एक्टिविटी से वो बताता है सर। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कितना कैश इनफ्लो कितना कैश आउटफ्लो हुआ वो बताता है। और फाइनेंसिंग इज सर फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कितना कैश इनफ्लो आउटफ्लो बताता है। एग्जांपल मैंने बता दिया ऑपरेटिंग में सेल्स और रिटर्न एक्सपेंस ऑपरेशन का वाला पार्ट,
और इन्वेस्टिंग में सर मैं कहूंगा असेट्स वाले पार्ट मैक्सिमम यहाँ पे देखने मिले, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, इक्विपमेंट वगैरह। और अगर मैं फाइनेंसिंग की बात कहूँ तो यहाँ पे इक्विटी, डिवेंचर, डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड, वो चीजें आपको यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। तो ये मेजर पार्ट है आप कैश फ्लो स्टेटमेंट का, और पूरा हम प्रैक्टिकल सम भी इसी के बेस पे करने वाले हैं। डोंट वरी, आगे बताऊंगा कि फॉर्मेट कैसा होता है, कहाँ पे क्या लिखना होता है, बट बिफोर दैट आपको एटलीस्ट ये पूरा हिस्ट्री पता होना चाहिए कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में, ताकि आगे जाके डिफिकल्टी फेस ना करना पड़े आपको। ओके, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट में धीरे धीरे हम लोग पहुंच रहे हैं अभी, कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है आपका एग्जैक्टली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो हमने पढ़ लिया, आपका पढ़ना आप इंडियन एज क्या फॉलो करें, ध्यान दीजिए। एज पर दी SFAC, सर ये क्या है अभी देखिए लिख के रखा है मैंने, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 95 है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो का इशू हुआ है फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्टिव बनता ही है, किसने इशू किया हुआ है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ USA, विच इज हेल्प इन्वेस्टर, क्रेडिटर एंड अदर। घूम फिर के वही बोलना चाह रहा है वो सर कि ये कैश फ्लो स्टेटमेंट एज अ कंपनी हम प्रिपेयर करते फॉर दी इन्वेस्टर्स, फॉर दी क्रेडिटर्स, फॉर दी अदर, ठीक है, ताकि वो पैसा इन्वेस्ट करे ना करे सोच समझ के अपने कैलकुलेशन के बेस पे डिसीजन ले वो। ओके, in India the preparation and presentation of cash flow statement for eligible entities is guided by Indian AS7। ध्यान रखिएगा आपका ICAI जो AS है सर वो है आपका 3, और इंडियन AS यहाँ पे क्या फॉलो होता है 7, याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो एंड बाय AS3 फॉर कंपनीज फॉर टू विच इंडियन एज स्टिल नॉट एप्लीकेबल। इंडियन एयर्स और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम अलग से डिस्कशन करेंगे, फिलहाल आपको सिर्फ इतना समझना है यहाँ पे सर इंडियन एएस 7 है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपका ICAI द्वारा दिया हुआ 3 है सर, ठीक है। ओके, इसमें ना ये कुछ एक्टिविटीज है, डैम श्योर पूछेगा, जहां तक मुझे फील हो रहा है इस कमिंग टर्म में तो पक्का पूछना चाहिए। अंडर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और अंडर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, 2 पार्ट है, 2 पार्ट डिवाइड किया हुआ है, और यहाँ पे 4 एक्टिविटी का नाम मैंने लिख के रखा हुआ है। अब मैं पहले मैन्युफैक्चरिंग की बात करता हूँ, जो हम लोग का नॉर्मल देखते हैं, नॉर्मल एक्टिविटी में सॉल्व करने वाले हैं, मैं उसकी बातें कर रहा हूँ। फाइनेंसिंग में बहुत रेयर, फाइनेंसिंग और मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंस क्या बताऊँ सर। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट दैट इज सर सिंपल सर, जहाँ पे फाइनेंस की बातें होगी, जहाँ पे पैसा इंटरेस्ट लोन देना है, लोन लेना है, ठीक है, समथिंग काइंड ऑफ दैट। और मैन्युफैक्चरिंग में सर जहाँ पे गुड्स की बात होगी मेजरली, आपका जहाँ पे क्या गुड्स की बात होगी मेजरली सर। अच्छा, अगर मैं बात कर रहा हूँ कि जो डिविडेंड पेड है वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए क्या होगा सर, फाइनेंसिंग। क्यों सर, अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रन कर रहा हूँ तो मैंने कंपनी का शेयर मार्केट में इशू किया रहेगा, यस सर नो, यस सर नो, यस सर। तो शेयर्स है लाइबिलिटी का पार्ट है, मैंने अभी बताया फाइनेंसिंग का पार्ट हुआ वो। अब मैं उस जो लोगों ने मेरे कंपनी में शेयर्स लगाया हुआ है, शेयर्स खरीदा हुआ है, उनको मैं डिविडेंड पे करूंगा। तो यस सर, डिविडेंड पे अंडर द मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न इज अ फाइनेंशियल एक्टिविटी। लेट्स टॉक अबाउट द डिविडेंड रिसीव। अब सेम, मैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हूं, मैंने किसी कंपनी में पैसा भी इन्वेस्ट किया एज शेयर्स, तो मुझे अभी डिविडेंड मिलेगा ना वहां से, समझेगा बोलना चाह रहा हूं मैं। मैंने कई कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है तो अब मुझे डिविडेंड मिलेगा, तो सर ये कहीं ना कहीं मैंने अभी बोला मैंने कहीं पे इन्वेस्ट किया होगा तो डिविडेंड मिलेगा। सो इसलिए सर अंडर द मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न डिविडेंड रिसीव किस में आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। क्लियर है, इन्वेस्ट किया था रिटर्न्स आया। ओके, नेक्स्ट थिंग बात करता हूं इंटरेस्ट पेड। सर सेम थिंग टू द शेयर्स। सर लोगों ने जैसे शेयर्स हमारा कंपनी खरीदा था, वैसे लोगों ने हमें लोन दिया रहेगा, तो हम उस पर इंटरेस्ट पे करेंगे, यस सर नो। लोगों ने हमें लोन दिया तो हम उस पर इंटरेस्ट पे करेंगे कहीं ना कहीं, तो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं मतलब फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ओके, क्लियर है, सेम टू सेम। बात करें इंटरेस्ट रिसीव के बारे में, मतलब अब क्या होगा, हमने कहीं पे किसी को लोन दिया, हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, यहाँ पे हमें इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है ना सर, इंटरेस्ट आ रहा है। हमने कहीं पे इन्वेस्ट किया था, इंटरेस्ट मिल रहा है, तो यस सर यहाँ पे अगेन इंटरेस्ट रिसीव किस में आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। ये तो मैन्युफैक्चरिंग, तो नॉर्मल कंसेप्ट हो गया। हम बात करें फाइनेंस, जो कंफ्यूजन होगा, जो रॉन्ग होगा, गलती हो सकता है आपका, वो यहाँ पे हो सकता है, ये पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा, ये पूछने के बहुत ज्यादा चांसेस है आपका। अब बात करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के बारे में। अब देखो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में ना इनका काम ही है लोन लेना, लोन देना, ठीक है, फाइनेंसेस में डील करना, तो इसमें आपका गड़बड़ होने के ज्यादा चांसेस है। ध्यान दीजिए, जो डिविडेंड पेड है, नहीं मैं थोड़ा सा यहां से अपोजिट जाते हैं, थोड़ा समझेगा अपने को। इंटरेस्ट रिसीव, अब मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है या मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, जो ये पार्ट है ना सर, ये दोनों भी ऑपरेटिंग का है। हाँ सर, हाँ क्यों, हमारा काम ही है लोगों को लोन देना, लोन लेना,
तो सर यस इज आवर नाउ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज अंडर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, और इसी में गलती होने का मैक्सिमम चांसेस है एग्जाम में भी, आपको ध्यान रखिएगा। तो अगर पहले पढ़ने का कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है कि नहीं, मैं सम्स कराऊंगा डोंट वरी, बट फिर भी अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, इंटरेस्ट पेड या इंटरेस्ट रिसीव है, तो सर कौन सा एक्टिविटी कहलाएगा, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहलाएगा। इज दैट क्लियर? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, बट यहाँ पे देखो डिविडेंड रिसीव, डिविडेंड मिल रहा है, अरे डिविडेंड मेरा काम है, मेरा काम है लोगों को फाइनेंस करना, इट्स अ डिविडेंड रिसीव भी कहाँ पर आएगा सर, मेरा काम है, मेरा काम है लोगों को फाइनेंस करना, ये मेरा काम है मतलब मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ध्यान रखना। मैं लोगों को फाइनेंस किया तो मुझे डिविडेंड मिला है, डिविडेंड मिला है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। यहाँ कोई तकलीफ नहीं, यहाँ नॉर्मल आपका जैसे आप डिविडेंड पे करते हो तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है सर। इज दैट क्लियर? ध्यान रखिएगा ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए अंडर द कैश फ्लो स्टेटमेंट। छोटे छोटे क्वेश्चन अगर पूछ सकते हैं इसके ऊपर, यहाँ तक कि 2-2 मार्क के ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं इसके अंदर। आपको 2-4 अमाउंट दे देंगे, पता करेंगे बोलो टोटल टोटल ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना है, तो आपको वो दिमाग चलना चाहिए उस वक्त में कि सब पहले पता करो कि वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है कि मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट है। अगर सर फाइनेंशियल है तो उसमें खाली ध्यान क्या रखना है सर, जो डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट पेड और इंटरेस्ट रिसीव है, तीनों ऑपरेटिंग है, बाकी नॉर्मल फाइनेंशियल एक्टिविटी। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? इज दैट क्लियर? आगे बढ़े, ओके डोंट वरी, और 5 से 10 मिनट मैक्स टू मैक्स लूंगा मैं, फिर आपका थ्योरेटिकल पार्ट पूरा खत्म हो जाएगा। अच्छा, अगर हम आगे बढ़ते हैं तो मैथड्स कितने हैं, तो 2 मैथड्स, एक अनडायरेक्ट मैथड है और एक आपका इनडायरेक्ट मैथड है। डायरेक्ट मैथड में सिंपल सा कितना कैश आया कितना कैश गया उसको रिकॉर्ड करना होता है। सिंपल सा क्या बोला मैंने, कैश, ध्यान रखना वर्ड कैश, कैश इक्वल टू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बोथ। क्या तो सर जितना कैश आया और कितना कैश गया बस वो रिकॉर्ड करना है, और इसमें सर नॉन ऑपरेटिंग को हटाना पड़ता है, वो एडजस्ट करना पड़ता है। समझाता हूँ, ध्यान दीजिए। जैसे कि डायरेक्ट मेथड मैंने अभी बताया, इंक्लूड ऑल कैश ट्रांजेक्शन पेमेंट एंड रिसिप्ट, जितने भी पेमेंट है जितने भी रिसिप्ट है वो रिकॉर्ड करना है। सेकेंड थिंग, जितना कैश आया वो प्लस करेंगे, उसमें से कितना कैश पे किया माइनस करें। सिंपल सा लॉजिक है सर, कितना कैश आया कितना कैश गया माइनस करो, ठीक है। थर्ड चीज मैंने लिख कर रखा है, ये बेसिकली स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करते हैं, ठीक है, जो आपका थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है मेथड है। इनडायरेक्ट मेथड की बात करो तो सर जो इनडायरेक्ट मेथड है इसमें सर सारा का सारा कैश फ्लो डिटेल्स का रिक्वायरमेंट नहीं है, इसमें अपने को नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी को पकड़ना होता है, ठीक है। समझाऊंगा, सम कराऊंगा मैं आगे जाके। तो उसके बाद सर गिवन पीरियड ऑफ टाइम नेट इनकम और नेट प्रॉफिट आर रिक्वायर्ड, कहने की हाँ इसमें आपका जो स्टार्टिंग होता है जो इनडायरेक्ट मेथड का, आप टेक्स्ट बुक देखोगे, अपना स्टडी मटेरियल देखोगे, स्टडी मैट में एक ऑब्जेक्टिव है दिया हुआ है, या फिर क्रिएट कभी तो प्रीवियस क्वेश्चन कहीं तो पूछा था, वहां पे दिया हुआ है कि इनडायरेक्ट मेथड स्टार्ट कौन से सेंटेंस से होता है, तो यस सर नेट प्रॉफिट और नेट लॉस से होता है, तो उसका रिक्वायरमेंट है हमें कहीं ना कहीं। देन उसके बाद सर इसके अंदर हमें नॉन कैश ट्रांजेक्शन को एडजस्ट करना पड़ता है। इसका बेस्ट एग्जांपल आपने सुना रहेगा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश आइटम, बट फिर भी प्रॉफिट लॉस में लिखा हुआ होता है, तो उसको यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ता है अंडर द इनडायरेक्ट मेथड ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट। द नेक्स्ट सर मोस्टली कॉमनली ये इनडायरेक्ट मेथड ही फॉलो होता है। अगर क्वेश्चन में आपको बता के नहीं दिया है कि कौन सा मेथड फॉलो करना है तो यू कैन फॉलो एनी वन, बट आई सजेस्ट कि आप फॉलो कीजिए इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। ओके, थोड़ा सा और आगे बढ़े सर। यस सर, पॉजिटिव कैश इनफ्लो और नेगेटिव कैश इनफ्लो क्या होता है? पॉजिटिव कैश इनफ्लो और नेगेटिव कैश इनफ्लो, अगर आप देख रहे हो, अगर आप सम सॉल्व कर रहे हो कि और उसमें देख रहे हो कि सर जो अमाउंट है वो नेगेटिव आ रहा है 20,000, वो नेगेटिव आ रहा है 20,000, या पॉजिटिव आ रहा है 30,000। पॉजिटिव मतलब प्लस में अमाउंट आ रहा है और नेगेटिव मतलब सर माइनस में जा रहा है। तो पॉजिटिव कैश इनफ्लो मतलब सर ये हुआ कि अरे हाँ बिजनेस काफी चल रहा है। नेगेटिव कैश इनफ्लो मतलब सर शिट यार बिजनेस बहुत खराब है, इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। एज ए इन्वेस्टर तो पहले दिमाग से निकाल लो सर पॉजिटिव कैश इनफ्लो मतलब काफी ग्रो कर रहा है, नेगेटिव मतलब काफी डाउन हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। इसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। मैं एक रीजन के बारे में डिस्कशन करता हूं यहाँ पे। मैंने क्या बोला, अगर पॉजिटिव कैश इनफ्लो है इसका मतलब ये नहीं है कि काफी अच्छा है, या नेगेटिव कैश इनफ्लो है इसका मतलब ये नहीं है कि बिजनेस बहुत खराब है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसके पीछे काफी रीजन हो सकता है। मैं कुछ रीजन बताता हूँ यहाँ पे। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, जरूर नहीं कि ऐसा ही हो, ठीक है, पॉसिबिलिटी है बट जरूर नहीं है। अच्छा देखो, जो पॉजिटिव कैश इनफ्लो है सर कभी कभी लोन लेने के वजह से दिख सकता है। अरे आपने लोन लिया है तो कैश इनफ्लो दिख रहा है ना, कैश इनफ्लो बढ़ गया। आपने लोन लिया है पैसा आया रहेगा, कैश इनफ्लो, लोन लिया पैसा बढ़ गया, अरे लोन लिया पैसा बढ़ गया तो इनफ्लो हो गया, बढ़ गया, पॉजिटिव आंसर आएगा। लेकिन यार आप बैकग्राउंड में तो लोन लेके रखे हो तो इनफ्लो दिख रहा है तुम्हारा, प्रॉपर नहीं है। अच्छा आउटफ्लो, ये बेसिकली न्यूली कंपनी में होता है, अभी अभी बेस स्टार्ट हुआ है, खर्चा बढ़ेगा,
एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, अपने एक्सपेंस खर्चा इंक्रीज होगा तो धीरे धीरे डाउन हुआ है। बट जब यही ब्रांड बन जाएगा तो ग्रो करेगा आपका। सो इसलिए क्या बोला गया है, जरूरी नहीं है ऐसा। बट ध्यान रखिए, पॉजिटिव कैश इनफ्लो और पॉजिटिव कैश फ्लो और नेगेटिव कैश फ्लो का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं सर ये ग्रो कर रहा है, पॉजिटिव आंसर आ रहा है, नेगेटिव में डाउन कर रहा है, बट जरूरी नहीं है कि नुकसान कर रहा है भाई, रीजन कुछ भी हो सकता है पीछे, ध्यान रखिएगा इन चीजों का। ओके, फाइनली हम खत्म करने आगे हमारा थ्योरी। अब कुछ ऑब्जेक्टिव है, जितना हमने डिस्कशन किया वही सब यहाँ पॉइंटर में देखे रखा, आप एक बार पढ़ सकते हो घर में बैठ के आराम से, कुछ 4-5 मैंने पॉइंट देखे रखा हो, आप देख सकते हो कि वही सब लिखा है कि ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हम कहाँ से पैसा ला रहे हैं, कहाँ पैसा लगा रहे हैं, कितना पैसा बचा है, वो सब कुछ यहाँ मालूम पड़ता है। दो ईयर का डेटा रहेगा, उस पर कंपेयर के मालूम करते हैं हम लोग कहीं ना कहीं, तो यही पॉइंट यहाँ पे लिखा है ऑब्जेक्टिव्स में। देन फिर नेक्स्ट है सर कहीं ना कहीं यूजेस किसको किसको और कहाँ कहाँ होगा, तो डिसीजन लेने में यूज होगा, कैश बजट बनाने में यूज होगा, डिविडेंड देना है नहीं देना है वो डिसीजन करने के लिए यूज होता है। सर हमारे पास कैश कितना अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग डिसीजन करेंगे ना हम लोग, वो चीज दिया हुआ है, ठीक है। कितना रिसिप्ट हुआ, कितना पेमेंट हुआ, उसका ट्रेंड क्या है भाई, मतलब कैसा कि आज 1 लाख पैसा आ गया, कल 0 रुपये आया, कुछ पैसा आया ही नहीं, फिर सर 1 लाख आ गया, फिर कुछ नहीं आया, या फिर 1 लाख आया, 5 रुपये आया, 10 रुपये आया, 15 रुपये आया, 50 लाख आया, अरे ट्रेंड क्या चल रहा है एग्जैक्टली, तो वो पता करने के लिए भी कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें यूजफुल होता है कहीं ना कहीं। नेक्स्ट है सर लिमिटेशंस, जहां सर कुछ अच्छाई है वहाँ कुछ बुराइयाँ भी होती है, तो बुराइयाँ में कुछ है दिया हुआ है, ठीक है। विंडो ड्रेसिंग हो सकता है, प्रॉपर जजमेंट नहीं निकाल सकते हम इसके थ्रू, या फिर आप बोल सकते हो नॉन कैश ट्रांजेक्शन को इग्नोर करते हैं, डेप्रिसिएशन है तो एक्सपेंडिचर कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है उसकी वजह से, बट फिर भी कैश में इसको इग्नोर करना पड़ता है, ठीक है। फाइनेंशियल पोजीशन प्रॉपर शो नहीं करता, वो सारे लिमिटेशन है। तो अगर मान लीजिए आपको कहीं पूछ लिया कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में, तो इन चीज़ों को भी आप काफ़ी ढंग से यूज कर सकते हो, चाहिए स्क्रीनशॉट लीजिए और बैठ कर लिख लीजिए, मैं कहूँगा, देखिए 10-15 मिनट एक्स्ट्रा जाएगा, बट बैठ कर लिख लीजिए, नोट्स बनाइए, आपके लिए बेटर रहेगा, हेल्पफुल रहेगा। ओके, ये आपके डायरेक्ट मेथड का फॉर्मेट है, ओके और ये आपका इनडायरेक्ट का, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में खाली जो डिफरेंस है वो खाली ऑपरेटिंग पार्ट है, बाकी सब सिमिलर है। उसको हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन, क्योंकि आज का लेक्चर काफी लेंथी हो चुका है, आप हमने सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट खत्म किया है। नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे डिस्कशन, सर पूरे फॉर्मेट के बारे में, डायरेक्ट मेथड फॉर्मेट और इनडायरेक्ट मेथड दोनों का फॉर्मेट देखेंगे हम लोग, ठीक है। टिल तब तक फटाफट इतना पूरा थ्योरेटिकल पार्ट जितना मैंने बताया, वीडियो को पॉज कर करके लिखते जाइए स्टूडेंट, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स बनाना हमारे लिए। हमें लगता है सब 12 वीडियो देखते हैं, बट बाद में कुछ नहीं आता है, तो बेटर है कि हम इसको बैठ के लिख के कंप्लीट करें नोट्स को, ठीक है। अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में, हम क्या करेंगे अगले वीडियो में, दोनों फॉर्मेट देख लेंगे, डिस्कशन कर लेंगे कि फॉर्मेट बनता कैसे, सम कैसे सॉल्व करना है, एंड फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, आपके ही स्टडी मटेरियल से सबसे पहले सारे सम कवर करेंगे, फिर धीरे धीरे करते करते हम लोग सारे चैप्टर्स को कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। अब मिलते हैं किसी और वीडियो किसी और लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए और इस पार्टनर को याद करते रहिए। और हाँ, जाने से पहले अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम पे आपसे कोई वीडियो मिस नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।